ब्राह्मण अगर डरता है तो केवल ओबीसी की जागृति से डरता है। ब्राह्मण ओबीसी की जागृति से डरता है। ओबीसी की जागृति से क्यों ब्राह्मण डरता है? क्योंकि ब्राह्मण अगर बलशाली बना हुआ है, ब्राह्मण अगर आज 3% का होते हुए भी शासक बना हुआ है, ब्राह्मण अगर आज बहुसंख्यक बना हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा मदद ओबीसी के लोगों ने किया है। ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा मदद किया। ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को जूता मारा, ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को शूद्र अतिशूद्र बनाया, लेकिन ब्राह्मणों का पालन पोषण भी ओबीसी के लोगों ने किया। हमारे जो ओबीसी के समाज है, बच्चा पैदा करते, नामकरण करना होता ब्राह्मण को बुलाते, कोई अगर घर में मर जाए तो उसका क्रियाक्रम करने के लिए भी ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। और जो घंट घरियार बनता है, तो जो घंट फोड़ने वाला घंटफड़वा ब्राह्मण आता है, तो घंटफड़वा ब्राह्मण क्या कहता है? चारपाई चाहिए, क्या कहता है? बिस्तरा चाहिए, और क्या कहता है? बाटा वाला जूता चाहिए। कंपनी भी बताने लगे, थोड़ा हाईटेक हो गए, बाटा वाला जूता चाहिए। तो इस प्रकार से ओबीसी के लोग, अभी जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो ओबीसी के घरों में कोई फसल अगर पैदा होती थी, तो उस फसल का कुछ हिस्सा निकालकर पहले ब्राह्मण पुरोहित के लिए रखा जाता था, बाद में उसमें से ओबीसी के लोग अपने घरों में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने हमको नीच बनाया, ब्राह्मणों ने हमको नीच बनाया, शूद्र बनाया, फिर भी हम लोग उनके पालन पोषण उनका करते रहे हैं। तो ब्राह्मणों का पालन पोषण करने वाला ओबीसी समाज है। ब्राह्मणों की जो ऑक्सीजन की नली है वो ओबीसी से जुड़ी हुई है। ओबीसी के लोग ही ब्राह्मणों को ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो ये नली काटनी पड़ेगी, ये नली काटनी पड़ेगी। जब तक ये नली नहीं कटेगी, ब्राह्मण जिंदा रहेगा। और अगर ब्राह्मण जिंदा रहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहिए, ब्राह्मण से नहीं लड़ना चाहिए। जब तक ब्राह्मण इस देश में शासक रहेगा, ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हो सकता। क्यों? उसका पालन पोषण करता रहता, उसके पास में शक्ति है। अगर आप शासक होते थे, रोड पे जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, एक भी दिखाई नहीं पड़ता। देश का ब्राह्मण शासक है, पालन पोषण कर रहा है, आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए साथियों, ये जो मामला है, तो ब्राह्मणों ने जब इस बात को समझा, तो साहू जी महाराज की जहर देकर हत्या कर, साहू जी महाराज की जहर देकर हत्या कर दी। हमारे लोगों को पता नहीं कि साहू जी महाराज की भी हत्या हुई। साहू जी महाराज पार्टी बनाने वाले थे, साहू जी महाराज दूरदर्शी थे, उनको पता था ये राजतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, जल्दी ही देश में लोकतंत्र लागू होगा, और लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका महत्व होगा। इसलिए साहू जी महाराज पार्टी बनाने की योजना बना चुके थे। ब्राह्मणों को ये योजना पता चल गई थी, इसलिए ब्राह्मणों ने साहू जी महाराज की हत्या करवा दी। साहू जी महाराज की हत्या होने से बाबा साहब अम्बेडकर अकेले पड़ गए। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले पड़ने की वजह से जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी की बात बोलना चाहते थे, वहां क्या होता था? वहां तुरंत ब्राह्मण लोग कहते थे, ब्राह्मण लोग क्या कहते थे? आप अछूत हो, अछूतों की बात करो, आपको ओबीसी की बात करने की छूट नहीं। आप अछूत हो, अछूतों के लिए जो आपको बात करना है वो बात आप कर सकते हो, ओबीसी की बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा जो ओबीसी में जागृति का मामला चल रहा था, ओबीसी का जो अभियान चल रहा था, ओबीसी की जो लीडरशिप बन रही थी, उस लीडरशिप को ब्राह्मणों ने खत्म किया और बाबा साहब के ऊपर पाबंदी लगाई। आपको केवल ओबीसी के बारे में नहीं बोलना, आपको अनुसूचित जाति के अछूत हो, अछूतों के बारे में आपको क्या करना है, इसको आपको बोलना। तो साथियों, इस प्रकार से जब 1928 में साइमन कमीशन आया, तो साहू जी महाराज नहीं थे। साहू जी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस समय गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। जब साउथ बोरो कमीशन गया था, तो साउथ बोरो कमीशन के बाद हर 10 साल बाद अंग्रेजों ने ये नियम बनाया था कि इस कानून की समीक्षा हो। तो 10 साल बाद फिर से समीक्षा करने के लिए इनको और कौन कौन सा अधिकार दिया जाए, इस बात की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में आया। 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन पिछड़े लोगों को हक अधिकार देने के लिए आया। ये बात गांधी जी को पता हो गई। गांधी जी को जब ये बात पता हो गई, तो गांधी जी ने नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वागत किया साइमन का, और मुस्लिम लीग के लोगों ने स्वागत किया साइमन का, लेकिन गांधी जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया।
और केवल नारा ही नहीं दिया, उसके विरोध में उग्र आंदोलन चलवाया। लाला लाजपत राय को इतनी लाठी पड़ी कि लाला लाजपत राय साइमन के विरोध के आंदोलन में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इतना उग्र आंदोलन हमारे लोगों को हक अधिकार ना मिले इसके लिए चलवाया। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 4 मांगे रखी, उन 4 मांगों में उन्होंने मांग रखी कि जनसंख्या के अनुपात में एक तो वयस्क मताधिकार होना चाहिए। आज जो हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार है, ये सारे लोगों को वोट देने का अधिकार हो, इस बात के लिए भी गांधी जी तैयार नहीं थे। जो हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि गांधी जी हमारी आजादी का आंदोलन चला रहे थे और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, उन लोगों को इस इतिहास की जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण उतना ही पढ़ाता है जितना ब्राह्मणों के हित में होता है। हमें पढ़ने का अधिकार है, क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार आज भी हमारे पास में नहीं है। गांधी जी सबको वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी के सामने समस्या थी, अगर इन्हें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया तो ये संख्या में ज्यादा है, अगर ये संख्या में ज्यादा है ये लोग शासक हो जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? गांधी जी कहते थे केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी लोग हैं, सांस्थानिक राजा लोग हैं, केवल ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और कहा सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप कहते हो कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये जो आपके लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग वोट नहीं डाल सकते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको कहा कि ये जो हमारा समाज है ये काम करके कमा कर खाने वाला समाज है और काम करने में जिन चीजों का उपयोग प्रयोग करता है उन चीजों को अच्छी तरीके से पहचानता है। गांधी जी अगर उन चीजों को आप चुनाव चिन्ह बना दो तो हमारे लोग भी चुनाव निशान को देखकर वोट दे सकते हैं। इस वजह से भारत में चुनाव चिन्ह है, अमेरिका में चुनाव चिन्ह नहीं है। भारत में चुनाव चिन्ह क्यों है? कि भारत की प्रजा पढ़ी लिखी नहीं है, वो निशान को देखकर वोट देती है, इसलिए चुनाव चिन्ह लाया गया। तो साथियों, ये जो लड़ाई थी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात, बाबा साहब ने अपनी मांग रखी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और डबल वोटिंग का अधिकार। जो साहू जी महाराज कहते थे कि हर जाति हर वर्ग को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्यों होना चाहिए? मान लो आज अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, पहले अकबरपुर लोकसभा रिजर्व थी, आज जागीरगंज विधानसभा अपने रिजर्व है। तो ये जो रिजर्व सीट मान लो अनुसूचित जाति के लिए है, इसमें वोट सारे लोग देते हैं, खड़ा कैंडिडेट केवल अनुसूचित जाति का होता है, वोट सारे लोग देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसको अपना प्रतिनिधि चुनना है वो अल्पसंख्यक है और दूसरे लोग बहुसंख्यक है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या कम है और अनुसूचित जाति को छोड़कर जो और लोग हैं उनकी संख्या अनुसूचित जाति से कई गुना ज्यादा है। अगर इस तरीके से उनकी संख्या है तो इसका मतलब ये है कि जिनका अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि चुनना है, लेकिन चुनने का काम जनरल कैटेगरी करता है। क्योंकि अगर पूरे अनुसूचित जाति के लोग इकट्ठा होकर के एक आदमी को वोट दे दे फिर भी वो आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। जिसको जनरल कैटेगरी के लोग इकट्ठा होकर के वोट दे देंगे वो आदमी चुनाव जीत जाएगा। इसका मतलब है वो जो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि जाता है वो अनुसूचित जाति का नहीं है, वो सवर्णों का है, वो जनरल का है। अगर वो जनरल का है तो इस प्रकार की व्यवस्था बाबा साहब नहीं चाहते थे, साहू जी महाराज नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे बाबा साहब साहू जी महाराज? तो बाबा साहब साहू जी महाराज चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू होना चाहिए। पृथक निर्वाचन का क्या मतलब है? अभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शिक्षक निर्वाचन होता है। शिक्षक निर्वाचन में केवल शिक्षक लोग ही वोट देते हैं, सारे लोग वोट नहीं दे सकते, तो वो प्रतिनिधि शिक्षकों का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए इसी प्रकार से अगर ओबीसी के लिए सीट रिजर्व किया जाए तो केवल ओबीसी के लोग ही कैंडिडेट होंगे और केवल ओबीसी के लोग ही वोट डालेंगे। तो इससे क्या होगा? जो ओबीसी में सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी होगा वो विधानसभा में जाएगा, वो
वो संसद में जाएगा। अनुसूचित जाति में इसी तरीके से होगा, केवल अनुसूचित जाति के लोग वोट डाले और अनुसूचित जाति का कैंडिडेट ही लड़े, तो जो अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी होगा वो पार्लियामेंट में जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से वो जा करके दलाल भरुआ नहीं होगा, अनुसूचित जाति की और ओबीसी की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ी जाएगी, हमको हक अधिकार मिलेगा। आज हमारे समाज में इतने सारे लोग सांसद विधायक बने हुए हैं, वहां जाकर मुंह नहीं खोलते। बाबा साहब ने कहा था, मैंने प्रतिनिधि मांगा था, मुझे दलाल और भरुए मिले,